हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपके छात्र तैयारी है आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर टाइम टू टाइम क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था, बताइए। पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सेन वंश ने। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। यह राजवंश जो है 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और लगभग जो है 160 वर्षों तक जो है राज किया। इस वंश का संस्थापक आपका सामंत सेन था। ठीक है, और बल्लान सेन एवं लक्ष्मण सेन इस वंश के जो है प्रमुख शासक थे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, बताइए। किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा जो है बाहर निकलता रहता है। इससे पृथ्वी की आंतरिक स्थिति जो है संतुलित रहती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, बताइए। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, ठीक है, हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो है नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। क्लियर है। यह लगभग जो है 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र तक विस्तृत है। क्लियर है। यह हिमालय के चारों ओर चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। क्लियर है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक है। असम हिमालय जो है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली नदी तक विस्तृत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर, लोक नृत्य बोहांग बिहू रिक्त स्थान में प्रचलित है, कहाँ पर? असम में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोक नृत्य बोहांग की अगर बात करें तो आपका असम में। ठीक है, लोक नृत्य बोहांग बिहू असम में प्रचलित है। इसे जो है रंगोली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं। क्लियर है। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह फसल की कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। असम लोगों का नया वर्ष के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, बताइए। कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कार्बन का अपरूप जो है मेथेन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हीरा, ग्रेफाइट तथा C60 कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, जबकि मेथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। मेथेन एक आपका रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह ईंधन के रूप में जो है उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, इसे जो है CH4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, CH4 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। पूछा कि आपका भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह धन से संबंधित विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। क्लियर है ये वाला। देखिए, और आपके एग्जाम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, यूपी
और झारखंड वाले, इनका जो है फॉर्म 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था और 15 मार्च यानी कि ये मंथ के 15 तारीख तक जो है आपका लास्ट देते रहेगा। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, देखिए आज आपका ऑलरेडी जो है 4 तारीख हो चुकी है यानी कि 4 मार्च हो चुका है। तो जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करें तो इनका जो फॉर्म है साथियों 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इनका जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो जाके अपना बनवा लीजिए। जैसे ही आपका अगर फॉर्म आएगा आप लोग अपना फॉर्म भर के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इनका जो फॉर्म है 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक भरा जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, और इसके बाद छत्तीसगढ़ बचते हैं तो उनका भी फॉर्म जो है बिहार का जैसे ही आएगा उसके आसपास में इनका भी फॉर्म आ जाएगा, जल्दी ही इनका भी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपनी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो फॉर्म है जाके फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, और देखिए अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी तैयारी को आप लोग पूरा करना चाहते हैं कंप्लीट बेसिस पे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लियर है, आपसे रिक्वेस्ट है, समझ जाइए कि ठीक है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है। क्लियर सभी को। इस आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितने भी आपके मौलिक क्या बोलते हैं अधिकार है निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा? अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। अच्छा, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में जो है मांसपेशियां होती है उसमें ऐंठन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लैक्टिक अम्ल के कारण। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। अचानक किसी गतिविधि के दौरान लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है। कुछ देर आराम करने के पश्चात लैक्टिक अम्ल जो है कम हो जाता है और मांसपेशियों की जो ऐंठन है क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लौह एवं इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग आपका लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने पर जो कारखाना है वर्ष 1907 में झारखंड के सुवर्ण रेखा नदी के घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में से कौन सी झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है तंजानिया, युगांडा तथा केन्या में विस्तृत है। नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी का जो उद्गम है विक्टोरिया झील से ही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात की अगर बात की जाएगी साथियों तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरस्वती नदी पर, ठीक है। अच्छा, सारावती नदी पर, शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 250 मीटर है। इसे जो है गरसोप्पा भी कहा जाता है। पहले यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था। अब जो है कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जो कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर।
फैजी किसके दरबार में रहते थे, बताइए फैजी जो है किसके दरबार में रहते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अकबर के, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे, या अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे। इनके पिता का नाम आपका शेख मुबारक एवं भाई का नाम अबुल फजल था। ठीक है, फैजी जो है फारसी भाषा में कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था, बताइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो नेता हैं विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पौनार, महाराष्ट्र से। ठीक है, पौनार जो है महाराष्ट्र में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन का प्रारंभ किया था विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन सबसे अधिक निष्प्रभावी था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न क्या देगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को जो है 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में मैंने अभी आपको बताया था। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के अनुसार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। और राष्ट्रीय आपातकाल 300 अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। पृथ्वी की सतह के लगभग पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह के रिक्त स्थान प्रतिशत भाग पर जो है जल है, कितने प्रतिशत भाग पर। तो सभी को पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 71% भाग पर। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। आपका एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्लियर से आपको इसके बारे में। दिए गए विकल्पों में से आपका मोजिला फायरफॉक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, और इसका विकास आपका मोजिला निगम विंडोज ओएस एक्स लाइनस ने मिलकर किया है। ठीक है, यह आपका एंड्रॉयड मोबाइल के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, और इसको जो है लैपटॉप कंप्यूटर में भी चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भूमध्य रेखीय प्रदेश पर। ठीक है, याद रखिएगा भूमध्य सागरीय नहीं होगा, भूमध्य रेखीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। यह क्षेत्र जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या बोलते हैं अक्षांश तक जो है विस्तृत है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसी कारण वहां निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और हवा जो है ऊपर उठकर संघनित हो जाती है, जिससे वर्षा होने लगती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर। ध्यान से देखिएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था, बताइए। किस मुगल के शासनकाल में जो जजिया कर था, टैक्स था, पुनः लगाया गया था, जो कि हिंदुओं द्वारा उनके धर्म के लिए वसूला जाता था, पूजा पाठ के लिए वसूला जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में 1679 ईस्वी में, ठीक है, 1679 ईस्वी में जजिया को जो है पुनः लगाया गया था। इसे अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में बंद कर दिया था। ठीक है, अकबर ने जो है इसको 1564 में क्या किया था, बंद कर दिया था जजिया कर को, लेकिन औरंगजेब ने इसको जो है वापस 1679 ईस्वी में लागू कर दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
जजिया जो है गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, टैक्स था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1856 में। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर। 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा जो है अनिवार्य कर दी गई थी। भारतीय सैनिक उस समय समुद्र यात्रा को जो है धर्म के खिलाफ मानते थे, इसलिए उनमें रोष उत्पन्न हुआ, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का भी एक कारण बना था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत आपका अहिंसा है। जैन धर्म में जीव हिंसा पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, जैन धर्म में अन्य सिद्धांतों में अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि हैं। यह जैन धर्म में जो है पंच महा अरूढ़ वर्त भी कहे गए हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत आपका अहिंसा है। अगला क्वेश्चन आपका 21वां, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कॉफी की। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पूर्व वहां कॉफी का उत्पादन इस तरह से नहीं होता था। ठीक है, कॉफी के उत्पादन में ब्राजील का अभी जो है विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि श्रीलंका चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सारनाथ में स्थित रिक्त स्थान स्तूप का निर्माण जो है महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो किस स्तंभ की बात कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धमेक स्तूप की। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सारनाथ में स्थित आपका धमेक स्तूप का जो निर्माण है महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित एक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। सारनाथ वाराणसी के निकट एक प्रमुख जगह क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक्टिनाइड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइड है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्यूरियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यूरियम एक आपका रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 96 है तथा इसे आपका एक्टिनाइड समूह में के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर सबको। एक्टिनाइड एक आपका 15 रासायनिक तत्वों की श्रेणी में है जो एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक आवर्त सारणी में पाई जाती है। इनके परमाणु क्रमांक जो है आपका 89 से 103 तक होते हैं। इस श्रेणी का नाम इसके प्रथम सदस्य एक्टिनियम के नाम पर जो है रखा गया है। क्लियर सभी को। चलिए तो एक्टिनाइड तत्व यहाँ पे आपका क्यूरियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 24 नंबर, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका जो है बजट घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे आपका बजट घाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे। आपका 25 नंबर क्या दिया गया है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति आपकी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट होगा। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है पसंद आई है। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे हमें बता दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।